जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन बैंक के ऊष्मागतिकी अध्याय के प्रश्न क्रमांक 6 में 5 चीज़ों पर टिप्पणी पूछी है। शॉर्ट नोट। पहला है मानक विरेचन एंथैल्पी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी यानी मानक संभवन एंथैल्पी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो संभवन यानी विरेचन यानी उसका बनना, दूसरा है शब्द मानक, तीसरा एंथैल्पी। तो यहाँ पर मानक दशाओं में अर्थात क्या मानक दशाएं होती हैं? सामान्यतः ही मानक दशा होती है कि बाउंड्री दाब होता है, एक बाउंड्री दाब, और ताप होता है 25 डिग्री यानी 298 केल्विन। इस पर किसी यौगिक का एक मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है तो उस अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है उस अभिक्रिया की यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो मानक संबंध या मानक विरेचन एंथैल्पी कहा जाता है। यानी मानक दशाओं में किसी पदार्थ का एक मोल अपने अवयवी तत्वों से बनता है। इस क्रिया की जो अभिक्रिया ऊष्मा होती है वो मानक संबंध एंथैल्पी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से सब अपनी मानक दशाओं में है। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और सब क्रिया की ऊष्मा है 393.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मानक संभवन एंथैल्पी हो जाती है। दूसरा है अबंध एंथैल्पी। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी विघटन एंथैल्पी भी कहते हैं। ये तथ्य है कि किसी रासायनिक बंध को उसकी अवयवी परमाणु से बनते समय ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, और उतनी ही ऊर्जा बंध को वियोजित करने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए इसको हम अबंध एंथैल्पी या बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। इसके दोनों शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर होता है। इसको हम इस तरह भी परिभाषित करते हैं कि विलगित गैसीय परमाणुओं द्वारा अबंध बनाने के समय जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो अबंध एंथैल्पी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम इसको ले सकते हैं H2 गैस से अणु को तोड़ने के लिए, इसको 2 परमाणुओं में तोड़ने के लिए 435.0 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी बंध वियोजन ऊर्जा या अबंध एंथैल्पी कहलाती है। यहाँ पे कुछ लोग सहसंयोग बंध द्वारा जुड़े 2 परमाणुओं को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में भी इसको परिभाषित करते हैं। जब किसी अणु में एक से अधिक बंध होते हैं, एक से अधिक अबंध बनते हैं, तो उनकी एक बंध की जो ऊर्जा होती है, एक बंध की जो अबंध एंथैल्पी है, उसको हम माध्य अबंध एंथैल्पी के रूप में निर्धारित करते हैं। जैसे CH4 में 4 CH बंध होते हैं, तो इसकी जो मानक संवहन ऊष्मा है या मानक संवहन एंथैल्पी है उसमें 4 का भाग देके इसकी अबंध वियोजन एंथैल्पी ज्ञात करते हैं। इसको कहते हैं माध्य अबंध एंथैल्पी, इसका औसत होता है जी। तीसरा है इसमें अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी। यहाँ भी देखिए अभिक्रिया की एंथैल्पी है, उसमें बीच में एक मानक शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब ये है किसी अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वो है अभिक्रिया एंथैल्पी है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी अपनी मानक अवस्थाओं में हैं। अपनी अपनी मानक अवस्था से मतलब है, जैसे एथेनॉल के लिए है तो मानक अवस्था 298 केल्विन ताप पर ये द्रव होता है, यानी शुद्ध द्रव की है। यदि लोहा देखा तो 500 केल्विन पे ही
एक बार दाब पर ये ठोस होता है, तो वहाँ पर सॉलिड लेंगे तो ये लोहे की मानक अवस्था हो जाएगी। तो जब अवयवी पदार्थ अपनी मानक अवस्था में होते हैं उस समय जो अपक्रिया की एंथैल्पी होती है वो मानक अपक्रिया एंथैल्पी या अपक्रिया की मानक एंथैल्पी कहलाती है। इसमें अगला टॉपिक है अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका मान स्टेट पर निर्भर करता है, यानी उसकी अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। यानी किसी ऊष्मागतिक निकाय के ऐसे मापन योग्य गुण जो केवल अवस्था यानी प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते। यानी वे उस मार्ग पर निर्भर नहीं करते या जिस पथ से उनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाया गया है। इसका अच्छा उदाहरण है आंतरिक ऊर्जा। एक अवस्था फलन है, ये केवल अवस्था पर ही निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है कि किस विधि से हमने उसको पहली अवस्था से दूसरी अवस्था तक लाया। यानी ये केवल अवस्था पर निर्भर होते हैं, पथ पर निर्भर नहीं होते। दूसरे प्रकार के फलन में पथ फलन होते हैं। ये ऐसे गुण होते हैं जो पथ पर निर्भर करते हैं, यानी परिवर्तन का माध्यम क्या है, किस दिशा में परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, इससे उनके मान बदल जाते हैं। वे गुण जिनके मान पथ पर भी निर्भर करते हैं, जिससे वे प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था में आते हैं। जैसे कार्य है, तो कार्य एक पथ फलन है, क्योंकि यदि हम किसी कार्य को ऊष्मागत और दूसरे प्रकार से करें तो अलग कार्य होता है, और समतापी प्रक्रम में करें तो कार्य की मात्रा अलग होती है। अब है अगला, देखिए अगला टॉपिक है विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। तो जो विस्तीर्ण गुण वे गुण होते हैं, वे ऐसे मापनीय गुण होते हैं जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं, द्रव्य की साइज यानी आमाप पर निर्भर करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान है, तो ज़्यादा द्रव्य होगा तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ऊष्माधारिता भी अगर मात्रा बढ़ गई, द्रव्यमान बढ़ गया तो ऊष्माधारिता भी बढ़ जाती है। आंतरिक ऊर्जा भी पदार्थ की मात्रा पर ही निर्भर करती है। जबकि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वे गहन गुण कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग घनत्व ले लें, तो घनत्व चाहे छोटा पदार्थ हो, थोड़ा सा हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, घनत्व समान रहता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी विशिष्ट ऊष्मा है, ये गुण गहन गुण कहलाते हैं। ये अधिकांश एकांक आयतन, एकांक द्रव्यमान या एकांक क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के गुण क्या हुआ, गहन गुण कहलाते हैं। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वे गहन गुण कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे घनत्व को हम ले लें, तो हम चाहे बहुत ज़्यादा पदार्थ ले लें, चाहे बहुत थोड़ा सा पदार्थ लें, घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।